हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज़ को यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को करेंगे, जो पीजी लेवल के सिलेबस को कवर करता है। तो इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले है एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, कॉन्ट, उनके पॉजिटिविज्म के बारे में, स्पेंसर एंड सोशल डार्विनिज्म, डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड और सोशल फैक्ट्स, मैक्स वेबर, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, व्यूज ऑन रिलीजन एंड ब्यूरोक्रेसी, कार्ल मार्क्स, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। इसमें है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और फिर है पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म का मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या है। इंडियन सोशल थिंकर्स, उसमें है जीएस घूरे, राधा कमल मुखर्जी, जिनको हम आर के मुखर्जी भी बोलते हैं, और एम.एन. श्रीनिवास एंड डी.पी. मुखर्जी। ये है हमारा सिलेबस जो आरपीएससी ने अपनी उस पर वेबसाइट पे डाल रखा है, वहीं से मैंने लिया है। और इसका हिंदी में मुझे कहीं मिला नहीं पीडीएफ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो वर्ड समझने नहीं आ रहा हो उसको वैसे गूगल पे टाइप करके हिंदी देख लें उसका। तो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज़ जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन पीवाईक्यूज़ को इसमें देखेंगे और यूनिट 1 एंड 2 को आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो पहला पीवाईक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉम्टेस लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तो अब सबको पता होगा कि कॉम्ट का 3 स्टेजेस का लॉ दिया था उन्होंने। उसमें उन्होंने बोला था कि सोसाइटी 3 अलग अलग स्टेजेस में इवॉल्व होती है कोई भी सोसाइटी। तो वो इसमें से कौन सी स्टेज उन्होंने नहीं मेंशन करी थी, तो वो है ऑन्टोलॉजिकल स्टेज। कॉम्ट के हिसाब से जो सीक्वेंस बताया था उन्होंने सोसाइटी के इवोल्यूशन का, वो है सबसे पहले हम आते हैं थियोलॉजिकल स्टेज जो सोसाइटी के होते हैं उसमें रिलीजन पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है ना, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें देखी जाती है सोसाइटी में। उसके बाद आती है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब जो नहीं होता कि रिलीजन भी नहीं होता, पर हम ये मानते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स है या फिर सुपर नेचुरल पावर, और उनमें विश्वास होता है ना। और थर्ड स्टेज आती है जो पॉजिटिविस्टिक या साइंटिफिक जिसको बोलते हैं, जिसमें साइंस पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। तो सोसाइटी में सबसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज आती है, सेकंड आती है मेटाफिजिकल, और थर्ड होती है साइंटिफिक या पॉजिटिविस्टिक स्टेज। नेक्स्ट पीवाईक्यू है कि विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टाइप। आइडियल टाइप वेबर ने दिया है, ये सबको पता होगा। तो इसमें से आइडियल टाइप हम किसे बोलते हैं, तो मैं आंसर बता देती हूँ। इट इज़ एन रेशनल ब्लूप्रिंट। रेशनल क्यों, इसको हम आगे समझते हैं कि आइडियल टाइप जो होता है, नाम आइडियल ज़रूर है पर वो एक आइडियल नहीं होता, उसमें आइडियल ही होना ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं हम। इट इज़ नाइदर एन एवरेज टाइप, एवरेज टाइप नहीं होता किसी चीज़ का, नोर ए सिंपल डिस्क्रिप्शन, और एक सिंपल डिस्क्रिप्शन भी नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स ए सिलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट दैट आर मोस्ट रेशनल। इसमें वही एलिमेंट्स आते हैं जो मोस्ट रेशनल होते हैं, उन एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं हम आइडियल टाइप में, और विच फिट टुगेदर इन द मोस्ट रेशनल वेज। तो इसमें रेशनल होने पे एम्फेसिस दिया हुआ है कि रेशनल होना चाहिए। तो और जैसे ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप होगा तो उसमें ये नहीं होगा कि इट इज़ नॉट व्हाट ए ब्यूरोक्रेसी इज़, यानी ब्यूरोक्रेसी क्या है एक्चुअल में, जो है कैसे काम करती है, वो नहीं होगा कि जैसे डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कि हाउ ब्यूरोक्रेसी वर्क्स और व्हाट इज़ एंड जो भी। और ये भी नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेसी आइडियली कैसी होनी चाहिए, वो भी नहीं होगा। व्हाट इट शुड बी, वो भी नहीं होगा। इसमें होगा कि व्हाट इट माइट बी इफ़ इट वर एंटायरली रेशनल। अगर ये पूरी तरह से रेशनल होता तो कैसा होता, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल टाइप। तो इसमें ये हो जाएगा कि आइडियल टाइप इज ए रेशनल ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब ये सबको पता है कि जो आइडिया और डायलेक्टिसिज्म पे जो बात करी है वो बोला है हेगल ने, मार्क्स ने नहीं बोला। मार्क्स मटेरियल कंडीशन और डायलेक्टिकल पे बात करता है, तो ये आइडिया एंड डायलेक्टिसिज्म मार्क्स ने नहीं दिया था, ये है हेगल का कॉन्सेप्ट। बाकी ये जो बाकी हैं वो सारे मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे होल इंटीग्रेटेड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिसिज्म, मटेरियलिस्टिक डिटर्मिनिज्म, ये सब इसके फीचर्स हैं। आइडिया पे मार्क्स ने कभी एम्फेसिस नहीं किया, उन्होंने जो मटेरियल कंडीशन है हमारे आसपास उस पर फोकस किया है हमेशा। हाँ, तो ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो है वो है हेगल का कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना, ये पूछ भी सकते हैं। मार्क्स ने जो बोला था वो कि मटेरियल सोर्सेस एंड कंडीशन एंड नोट आइडियाज आर इम्पोर्टेंट इन द वर्किंग ऑफ एनी मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मटेरियल सोर्सेस पे ज़्यादा एम्फेसिस है मार्क्स का। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक। सामाजिक स्थितिकी व सामाजिक गत्यात्मकता का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये सबको पता होगा, कॉम्ट का है, तो इसमें तो किसी को डाउट होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डकाइम विच काइंड ऑफ सुसाइड इज रिजल्ट ऑफ ओवर इंटीग्रेशन। इसमें से कौन सी आत्महत्या जो एकीकरण की वजह से होती है? तो इसमें होगा अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक्स में जैसे होता है सती होना, तो उसमें तभी होता है कोई बंदा जिसने सोसाइटी की जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ और उनको बहुत मतलब डीपली मानता उसको, या फिर उसकी सोशलाइजेशन ऐसी हुई है कि उनको मानता है, तो वो कोई भी महिला, तो वो ही सती होने के लिए तैयार हो सकती है, बाकी नहीं होता, तो वो ओवर इंटीग्रेशन का एग्जांपल है अल्ट्रुइस्टिक। नेक्स्ट है, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूज, हु सेड दिस। तो ये वैल्यूज पे एम्फेसिस राधा कमल मुखर्जी का है, तो ये हो गया आर के मुखर्जी। तो जो डरकहाइम ने जो दिए हैं सुसाइड के टाइप, तो रेगुलेशन के बेस पे जो दे रखे हैं वो दो हैं, एनोमिक सुसाइड एंड फेटलिस्टिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड जब रेगुलेशन कम होता है तब होता है, और फेटलिस्टिक सुसाइड जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। रेगुलेशन कम कब होता है? जब जैसे इकोनॉमिक बूम या बस्ट, या फिर इकोनॉमी में अचानक चेंज होता है, तो कोई नियम रूल रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करते उस टाइम, पहले से बनाए हुए नहीं होते, जो पहले होते हैं वो उस टाइम काम नहीं कर रहे होते, तो वो रेगुलेशन कम हो जाता है, तो लोग कम मतलब उसमें कम रेगुलेशन की वजह से सुसाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं एनोमिक सुसाइड। हाई वाला होता है, हाई रेगुलेशन में जैसे होता है स्लेव्स का एग्जांपल है, तो उनको बहुत उन पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होता है, तो फिर वो जो सुसाइड करते हैं उसको बोलते हैं फेटलिस्टिक सुसाइड। और इंटीग्रेशन की वजह से दो सुसाइड बताए उन्होंने, एक ईगोइस्टिक जो कि लो इंटीग्रेशन की वजह से होता है, जैसे फेलियर या डिप्रेशन, और उस कंडीशन में जो सुसाइड करते हैं उसको बोलते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड। और जो हाई इंटीग्रेशन की वजह से होता है, जो अभी अल्ट्रुइस्टिक जो हमने पढ़ा था, वो इसका एग्जाम्पल है। हु रोट द बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस? ये है J.F. लियोटार्ड की बुक। और भी जो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको हम आगे एक लिस्ट बना रखी है, वो बता दूंगी मैं कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है और कौन सी आ सकती है या जिनके आने के चांस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश अथॉरिटी। तो ये है लीगल अथॉरिटी का एग्जांपल, जो मैक्स वेबर ने दिए थे 3 टाइप अथॉरिटी के, उसमें से ये है लीगल, ट्रेडिशनल एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। उनमें से लीगल का एग्जांपल है ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। थ्री आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बाय वेबर। तो पहला था ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल में जो लेजिटिमेसी होती है अथॉरिटी की, वो होती है कस्टम्स के बेस पे, या हमारे जो ट्रेडिशंस वैल्यूज़ उनके हिसाब से हम लेजिटिमाइज करते हैं उसको, अथॉरिटी को। इसमें एग्जांपल है जैसे ये जो फ्यूडल लॉर्ड, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं सामंत, और या फिर ये जो अपर कास्ट लोग होते हैं ब्राह्मण्स, उनकी अथॉरिटी
को हम लेजिटिमाइज या लेजिटिमेट क्यों मानते हैं, क्योंकि वो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस और उनकी वजह से ऐसा कास्ट का सिस्टम है जिसकी वजह से हम मानते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो कौन से सोशल एक्शन से रिलेटेड है, वो है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन से। वेबर ने 4 सोशल एक्शन के टाइप बताए थे, उनमें से एक ट्रेडिशनल था, उससे रिलेटेड है। दूसरा टाइप है करिस्मेटिक अथॉरिटी। तो ये किसी इंडिविजुअल की पर्सनल क्वालिटीज़ होती है, उससे उसको रिलेट करते हैं हम। जैसे महात्मा गांधी थे, तो वो एक करिस्मेटिक अथॉरिटी थी उनके पास, और ये रिलेटेड होती है अफेक्टिव सोशल एक्शन से। तीसरी थी लीगल रेशनल अथॉरिटी, जो कि रेशनल एक्शंस या बोलते हैं हम जिसको जो रेशनल सोशल एक्शन, उससे रिलेटेड है, और इसका एग्जांपल है ब्यूरोक्रेसी। ये जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ये आरपीएससी ने कैंसिल कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो ये मैं बस बताने के लिए लिखा था इसको, इसका आंसर नहीं बता रखा, तो हमें भी नहीं पता कि क्या है आंसर, इसको डिलीट कर दिया आरपीएससी ने। संस्कृताइजेशन इज कंसिडर्ड एज आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस। संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया, ये किसने कहा था? तो ये कहा था योगेंद्र सिंह ने। तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टेकन मॉडर्निटी। तो इसके ऑथर है दीपांकर गुप्ता। अकॉर्डिंग टू मार्क्स ए कैपिटलिस्ट इज दैट, यानी मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिस्ट या पूंजीपति कौन होता है? हु ओन्स आइडिया, हु कंट्रोल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हु कंट्रोल्स मैजिक, हु कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ रिलीजन। तो ये दो तो मार्क्स से रिलेटेड है ही नहीं, जिसने भी मार्क्स को पढ़ा है उससे पता होगा। और आइडियाज़ की बात भी मार्क्स ने करी, ये हेगल ने करी है। तो हमारे पास जो बच गया वो है ऑप्शन नंबर 2, जिनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के या उत्पादन के साधन पे जिनका कंट्रोल होता है वो होते हैं कैपिटलिस्ट या पूंजीपति। नेक्स्ट है इन विच बुक द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद गिवन बाय मार्क्स, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद का कंसेप्ट मार्क्स ने कौन सी किताब में दिया था? तो इसका आंसर है जर्मन आइडियोलॉजी। हिस्टोरिकल का क्या मतलब है? हिस्टोरिकल का मतलब है कि जो मार्क्स ने सोसाइटी के डेवलपमेंट को ट्रेस किया था, जो उसने 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन बताए थे कि पहले ये मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, फिर ये। तो उन्होंने सोसाइटी का इवोल्यूशन बताया, पर उसका बेस क्या था? उसका बेस मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी में कंडीशंस चेंज होती है या मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, वो अगर तभी होता है जब मटेरियल कंडीशंस चेंज होती है। तो जैसे ही मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ या फिर हिस्टोरिकली जो उन्होंने एवोल्यूशन ट्रेस किया था उसका, तो मतलब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है वो हिस्टोरिकल कंडीशंस चेंज होने की वजह से होता है, ये मार्क्स का मानना था। तो ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है ये मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी में दिया था। बुक है ये उनकी, ये चारों बुक कार्ल मार्क्स की है, और इन चारों को ही पूछ रखा होगा शायद, आई थिंक 3 को तो पूछ रखा है, ये द होली फैमिली अभी तक शायद नहीं पूछ रखा होगा। तो चारों को याद करना है, चारों इम्पोर्टेंट है। डीपी मुखर्जी बिलीव्ड दैट देयर वर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज। परिवर्तन के 3 सिद्धांत बताए उन्होंने। रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन ट्रेडिशन नेमली श्रुति, स्मृति एंड अनुभव। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं उनके चेंज के। अकॉर्डिंग टू मुखर्जी विच ऑफ देम इज़ रिवोल्यूशनरी, इनमें से रिवोल्यूशनरी कौन सा है? तो डीपी मुखर्जी के हिसाब से जो था वो था अनुभव। ये एक रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है इन तीनों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें हम बोलते हैं ना कि मॉडर्न बनना, तो उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो इसमें से कौन सा मॉडर्नाइजेशन का फीचर नहीं है? साइंटिफिक टेम्पर है, रीज़न एंड रेशनलिज्म भी है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन भी है, तो लो एस्पिरेशंस, निम्न आकांक्षाएं, इसका फीचर नहीं है मॉडर्निज्म का। द टर्म वर्ड रेशनलिटी स्टैंड फॉर। वर्ड रेशनल का मतलब होता है वैल्यू ओरिएंटेड रेशनल। ये भी हम जो सोशल एक्शन के टाइप बताएं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो आगे
पता चल जाएगा आपको कि वैल्यू ओरिएंटेड रेशनल क्यों बोला इसको। नेक्स्ट है जौहर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप के सुसाइड का एग्जाम्पल है जौहर। तो ये जौहर में सती होते हैं वो महिलाएं, तो रिलेटेड टू सती है ये कंसेप्ट भी जौहर का, तो ये भी हो गया अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। वेबर ने 4 सोशल एक्शन के टाइप बताए थे, उनमें से 2 तो बहुत सिंपल हैं, पर 2 जिनमें कन्फ्यूज़न रहती है वो है, एक है वर्ल्ड रेशनल, दूसरा है ज्वेक रेशनल। वर्ल्ड रेशनल में हम वैल्यू, जो सोसाइटी की वैल्यू है उन पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो इसमें होता है कि गोल इज़ डिफाइंड बाय वैल्यू ऑफ सोसाइटी। गोल जो होता है वो सोसाइटी की वैल्यू के हिसाब से हम सेट करते हैं, पर उसको अचीव करने के लिए हम जो रेशनल एक्शन लेते हैं। तो गोल वैल्यू से डिफाइन होता है, हमारी सोसाइटी की वैल्यू से डिफाइन होता है, और उसके लिए जो हम एक्शन लेंगे वो हम लॉजिकल या रेशनल एक्शन लेंगे उसको अचीव करने के लिए। तो जैसे एक सोल्जर है वो बॉर्डर पे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो जो वैल्यू है कंट्री को प्रोटेक्ट करनी और वो है हमारी सोसाइटी की वैल्यू, पर वो जो एक्शन लेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो होते हैं रेशनल एक्शन, लॉजिकल साइंटिफिक वैसे। और ज्वेक रेशनल होता है जिसमें एंड या गोल रेशनल एक्शन बोलते हैं, या फिर प्योरली रेशनल एक्शन भी इसी को बोलते हैं। अगर एग्जाम में आए कि प्योरली रेशनल एक्शन किसको बोला है वेबर ने, तो वो है ज्वेक रेशनल एक्शन, जिसमें हमारा गोल भी रेशनल होता है और उसको अचीव करने के मीन्स या तरीके जो हैं वहाँ तक पहुँचने के वो भी रेशनल होते हैं। जैसे साइंटिफिक रिसर्च, इसमें हमारा गोल भी रेशनल होगा और उसको अचीव करने के जो तरीके हैं वो भी रेशनल होते हैं। विच एरिया ऑफ स्टडी इज रिलेटेड विद जीएस घुरे, तो इसका आंसर है हवेली तालुका। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ये हमने अभी पढ़ा था, पीछे 4 बुक्स बताई थी कार्ल मार्क्स की, तो ये है कार्ल मार्क्स की। हु इज़ द राइटर ऑफ द रिलीजन ऑफ इंडिया, तो ये है मैक्स वेबर। और अगर रिलीजन ऑफ चाइना पूछे तो वो भी मैक्स वेबर है, क्योंकि वेबर ने 5-6 रिलीजन को स्टडी किया था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट मेंशन बाय मैक्स वेबर। तो ब्यूरोक्रेसी का कौन सा फीचर मैक्स वेबर ने नहीं बताया था इनमें से। तो पहला है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपर्ट ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ प्रोविजन फॉर पिक्यूनरी एक्सपेंसेस एज ए फिक्स सैलरी। तो ये वाला मैक्स वेबर ने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको प्रॉपर पे किया जाता है, उनको बिना पे किए नहीं ली जाती, या उनकी सैलरी फिक्स होती है, फिक्स सैलरी पे की जाती है उनको। तो इसमें से देख लेते हैं हम जो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या बोला। वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी में रिटन लीगल रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से काम होता है, कुछ भी अनरिटन नहीं होता। दूसरा बोला कि ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी एक हायरार्की होती है, सीनियर फिर जूनियर जूनियर ऐसे, और जो स्टाफ होता है जो ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उनको सैलरी दी जाती है, उनको पे किया जाता है काम करने के लिए। वेबर ने रेशनलिटी को नहीं, ब्यूरोक्रेसी को आयरन केज ऑफ रेशनलिटी बोला। अगर क्वेश्चन आए कि किसने आयरन केज ऑफ रेशनलिटी बोला है ब्यूरोक्रेसी को, तो वो होगा मैक्स वेबर का। वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी या फिर जो रेशनलाइजेशन, जिस रेशनलिटी या लीगल रेशनलिटी पे जो ब्यूरोक्रेसी बेस्ड है, उसको ह्यूमन एलिनेशन का सोर्स बताया था। तो वेबर के हिसाब से एलिनेशन का सोर्स जो है वो है जो रेशनलाइजेशन हो रहा है जिस पे ब्यूरोक्रेसी बेस्ड है, तो वो है एलिनेशन का सोर्स मैक्स वेबर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डिड एम.एन. श्रीनिवास फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे पहले कौन सी बुक में बताया था। तो ये है द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इस बुक में उन्होंने बताया था
ये भी एम.एन. श्रीनिवास की बुक है द रिमेम्बर्ड विलेज। इसमें उन्होंने बोला जो कॉन्सेप्ट है वो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, डोमिनेंट कास्ट। तो अगर पूछे कि डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट कौन सी बुक में सबसे पहले दिया था तो वो हो जाएगा द रिमेम्बर्ड विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यू इज बेस्ड ऑन। डर्कहाइम ने जो मूल्यों का समाज शास्त्र का सिद्धांत दिया था वो किस मेथडोलॉजी या पद्धति पे बेस्ड है? तो इसका आंसर होगा पॉजिटिविस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज कंज्यूमर सोसाइटी। किसने कहा था कि उत्तर आधुनिक समाज उपभोग समाज है? तो इसका आंसर होगा बोड्रिलार्ड, जो कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कॉलर इंस्पायर्ड डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। डर्कहाइम के सामाजिक एकता के सिद्धांत जो दिया था डर्कहाइम ने वो किससे इंस्पायर होके दिया था? तो इसका आंसर है अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी इज रियल डेटी, समाज ही वास्तविक देवता है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है डर्कहाइम का। डर्कहाइम ने बोला था कि जो हम वर्शिप करते हैं, टोटेमिज्म के बारे में उन्होंने बात करी। तो टोटम अपने आप में समाज को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टोटम कुछ सुपर नेचुरल पावर और भगवान और उनसे रिलेट नहीं किया डर्कहाइम ने। उन्होंने बोला कि जो टोटम होता है वो एक तरह से सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उन्होंने ही बोला था कि समाज ही वास्तविक देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स व्हाट चेंज इनएविटेबली लीड्स टू ए चेंज इन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन दोनों आते हैं। तो जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन दोनों चेंज होते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ आती है? जैसे जो जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं या फिर टूल्स है ना, मशीन्स, वो सब आते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में जो आता है वो जो वर्कर है और उन कैपिटलिस्ट जो लोग हैं पूंजीपति, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो आता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में। कार्ल मार्क्स ने 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन बताए थे। उनमें से उनका जो सीक्वेंस बताया था वो ये है कि सबसे पहले था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आया एंशिएंट सोसाइटी, फिर फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड एडवांस्ड कम्युनिज्म। और उन्होंने बोला था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वॉल्यूम्स वाज कॉम्ट्स बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी पब्लिश्ड। तो इसका आंसर है 4 वॉल्यूम में। एक और किताब है जो काफ़ी फेमस है कॉम्ट की और रिपीटेटिवली पूछी जाती है सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम्स में, वो है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। तो ये भी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। हु एक्सप्लेन सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये बोला था स्पेंसर ने। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल डार्विनिज्म मेंशन कर ही रखा है उसमें सिलेबस में, सोशल डार्विनिज्म को, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो इसको डिटेल में पढ़ लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट किससे इंस्पायर होकर दिया था? तो वो जो डार्विन जो साइंटिस्ट थे उनका कॉन्सेप्ट था नेचुरल इवोल्यूशन का, तो उसी से इंस्पायर होके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वैदिक इंडिया। तो इसका तो सिंपल आंसर है घुरे। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ सोसाइटीज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। अभी हमने पढ़ा था उसमें एशियाटिक सोसाइटी नहीं था, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इन तीनों को अरेंज करते हैं और उसके हिसाब से जो बनेगा वो आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी को उन्होंने किसी सीक्वेंस में नहीं बता रखा, पर इन्होंने पूछा है तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आएगा हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद था एंशिएंट, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे। एंड फ्यूडल था 3 नंबर पे। तो
जिसमें भी 3 के बाद 1 और 2 आ रहा है वो होगा आंसर। तो 3 के बाद 2 1 का सीक्वेंस है तो ये गलत हो जाएगा। ये तो 3 सबसे लास्ट में है, इसमें 3 के पहले है 2 तो ये भी नहीं होगा। तो 3 के बाद 1 और 2 का सीक्वेंस 4th में आ रहा है तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सिंपल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो डर्कहाइम ने दिया है तो ये हो जाएगा डर्कहाइम आंसर। नेक्स्ट है, हु डिफाइंड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो रिलीजन से रिलेटेड जो डेफिनेशन दी है उसमें सेक्रेड और प्रोफेन या पवित्र है, पवित्र के बारे में जिसने बात करी है वो भी डर्कहाइम ही है। डर्कहाइम ने जो रिलीजन की डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं। उनके हिसाब से रिलीजन इज़ ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू sacred and profane things, sacred things। इसमें शायद प्रोफेन कहीं मिस कर दिया मैंने। सेक्रेड वो होती है जिन चीज़ों को हम सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, जिनको मतलब एक अलग रिस्पेक्ट होती है जिन चीज़ों के लिए जो नॉर्मल चीज़ों में यूज़ नहीं होती, वो होती है सेक्रेड। और जो डेली जैसे हम मंदिर के पास चप्पल नहीं ले जा सकते तो वो हो गई हमारी एक सेक्रेड चीज़ होगी, घर में जो मंदिर है वो, तो उसको बोला है सेक्रेड यानी पवित्र। और रिलीजन का जो डर्कहाइम के हिसाब से जो अल्टीमेट गोल है वो है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनको यूनाइट करना। तो ये है उनके हिसाब से जो रिलीजन का मेन काम। और ये रिलीजन के बारे में डर्कहाइम ने जो बुक है, कौन सी बुक में ये रिलीजन के बारे में लिखा है वो है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये डर्कहाइम की बुक है, इसमें रिलीजन के बारे में डिटेल में लिखा है। तो पूछ भी सकते हैं आपको कि कौन सी बुक में डर्कहाइम ने रिलीजन के बारे में बोला है। और उन्होंने जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट दिया, कौन सी ट्राइब को स्टडी करके दिया, वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस, हु सेड दिस। धर्म जन समुदाय का अफीम है। तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था, उनका कोट है बहुत फेमस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स दैट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंज इज। मार्क्स के हिसाब से सोशल चेंज उत्पन्न करने वाली शक्ति कौन सी है, सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन या मटेरियल कंडीशन वो था मार्क्स के हिसाब से सोशल चेंज का कारण। नेक्स्ट है, विच पर्सपेक्टिव डिड ऑगस्ट कॉम्ट यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल क्यों, इसका रीज़न है कि उन्होंने जो सोसाइटी का इवोल्यूशन बताया था, एक तरह से हिस्ट्री ट्रेस करी थी कि सोसाइटी कैसे डेवलप होती है किसी भी सोसाइटी में। तो वो जो 3 स्टेजेस बताई थी, तो एक तरह से वो हिस्ट्री ही ट्रेस करी है उन्होंने सोसाइटी की, तो वो हो गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ए वे ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स, फोर्सेस एंड प्रोसेसेस थ्रू द ट्रेंड आइज ऑफ साइंटिस्ट। तो ये डेफिनेशन किस कॉन्सेप्ट की है, तो इसका आंसर है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव किसी सोशल फिनोमिना का देखने का एक जो तरीका होता है या जो दृष्टिकोण जिससे हम देखेंगे, तो किस तरीके से हम उस चीज़ को देखते हैं वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। इसमें एक और कंसेप्ट है थ्योरी। तो थ्योरी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। थ्योरी इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेफिनेशंस एंड relationships that organizes our concepts of and understanding of empirical world in a systematic way। यानी ये कोई भी सोशल फिनोमेना है उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स या जो आज तक मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं किसी फिनोमेना का, जैसे रिलीजन को पढ़ने के लिए अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और डेफिनेशन दिए, तो उन सब को मिला के जो हम बोलते हैं कि रिलीजन की थ्योरी पढ़ते हैं हम, तो वो हो गई जो कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन को का एक सेट, ऐसे समझ सकते हैं सिंपली, तो उसको बोलते हैं हम थ्योरी। और पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़, किसी इवेंट या सोशल फिनोमिना को हम कैसे देखते हैं, एक तरीका है देखने का।
तो वो होता है पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्ड द व्यू दैट इंडियन ट्राइब्स वर बैकवर्ड हिंदूज। ट्राइब्स को या जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने बोला था? तो ये घुरे ने बोला था। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ सुसाइड दैट इंक्रीजेज इन इकोनॉमिक क्राइसिस। ये हमने पहले पढ़ा था कि इकोनॉमिक बूम या बस्ट के टाइम जो क्राइसिस होता है वो होता है एनोमिक सुसाइड। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये है रिटजर की किताब है, जॉर्ज रिटजर राइटर का नाम है। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट की जो परिभाषा दी थी डर्कहाइम ने, उसमें से कौन सा फीचर डर्कहाइम ने नहीं मेंशन किया सोशल फैक्ट के बारे में? तो वो है कि द नेचर ऑफ सोशल फैक्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। ये डर्कहाइम ने नहीं बोला था। सोशल फैक्ट्स एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल के, ये बोला था। वो कंस्ट्रेंट करते हैं एक इंडिविजुअल को, ये भी डर्कहाइम ने बोला था। और सोशल फैक्ट को नॉर्मल या पैथोलॉजिकल दोनों कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो बेसिक फीचर बताए हैं सोशल फैक्ट के डर्कहाइम ने, वो ये है कि सोशल फैक्ट को हम एज ए थिंग स्टडी करेंगे, और थिंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, तो वो होती है कॉन्क्रीट, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो सोशल फैक्ट है वो एज ए थिंग्स बोला था डर्कहाइम ने। ये भी बोला था कि वो सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल के, या फिर सुई जेनरिस मतलब वो किसी इंडिविजुअल या फिर उनकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं, उनका इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। तो वो हो गया सुई जेनरिस। जो तीसरा फीचर बताया था वो था कि सोशल फैक्ट एक इंडिविजुअल को कंस्ट्रेन करते हैं, यानी उसको बाध्य करते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और फोर्थ फीचर था कि जनरलिटी, यानी जो सोशल फैक्ट होते हैं वो जनरल होते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो सब के लिए सेम होते हैं। और नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ विल ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की विल पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने आप में उनकी अलग एग्जिस्टेंस है। तो ये जो 4-5 फीचर बताए हैं ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है इधर उधर ऑप्शन चेंज करके। और ये सोशल फैक्ट के बारे में डर्कहाइम ने जिस बुक में बोला है उस बुक का नाम है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। ये भी याद रखनी है, बुक भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबाव वेबेरियन क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के जो टाइप बताए उनका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो ये मेरे को करेक्ट सीक्वेंस कहीं किसी किताब में मिला नहीं, पर आरपीएससी ने जो बताया वो मैं बता देती हूँ। तो इसमें आरपीएससी ने 4th करेक्ट आंसर माना है। तो उनके हिसाब से ज्वेक रेशनल, जो कि सबसे ज़्यादा रेशनल होता है, या प्योरली रेशनल, तो ये सबसे पहले आता है। फिर आता है वर्ल्ड रेशनल, जिसमें जो वैल्यू सोसाइटी की वैल्यू से हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, तो वो हो गया वर्ल्ड रेशनल। फिर है अफेक्टिव एक्शन, जो इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। और लास्ट में होता है ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन, कस्टम्स, वैल्यूज़, जो सोसाइटी की जो परंपरागत जो धारणाएं उन पे बेस्ड जो होता है वो होता है ट्रेडिशनल। तो उसका सीक्वेंस होगा कि जो सबसे रेशनल, फिर जो जिसमें वैल्यू के हिसाब से गोल डिसाइड होता है, पर उसको अचीव करने के लिए रेशनल मींस का यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड रेशनल। उसके बाद है इमोशनल या फिर अफेक्चुअल एक्शन, और लास्ट में है ट्रेडिशनल एक्शन। ये करेक्ट सीक्वेंस है। Whose name is associated with वर्स्टेहन अप्रोच। वर्स्टेहन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये वेबर ने बोला है। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होगा सबको। वर्स्टेहन क्या होता है कि वर्स्टेहन में जो रिसर्चर है, वो जो जो एक्टर होता है जिसने सोशल एक्शन किया है, रिसर्चर अपने आप को एक्टर की जगह इमेजिन करता है, और
फिर ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी एक्टर ने कोई सोशल एक्शन क्यों किया, फिर उसका रीज़न क्या था, मोटिव क्या था, ये समझने के लिए अपने आप को एक रिसर्चर एक्टर की पोजीशन में इमेजिन करता है। तो उस जो तरीका है वो रिसर्च का, उसको बोलते हैं वर्स्ट है, जो वेबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेटेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये किसने बोला था? तो ये है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है, हु इज़ द को ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स। तो इसका तो सिंपल आंसर है एंगल्स। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बारे में डर्कहाइम ने बात की है, रेशनलाइजेशन के बारे में मैक्स वेबर ने, एलियनेशन कार्ल मार्क्स, और वेस्टर्नाइजेशन है एम एन श्रीनिवास। तो इसका हो गया दूसरा आंसर। द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज प्रोपाउंडेड बाय, सिंपल है, एम एन श्रीनिवास। संस्कृताइजेशन में क्या होता है कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग होते हैं वो अपर जो स्ट्रेटा या अपर कास्ट है उसके जो जैसे कोई भी वैल्यूज़ या फिर रिचुअल्स उनको कॉपी करते हैं ताकि वो अपना भी स्टेटस सोसाइटी में बढ़ा सकें, तो उसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। नॉट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, तो इनमें से पोस्ट मॉडर्निस्ट किसको नहीं बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा जे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो है वो है नियो फंक्शनलिस्ट। बाकी तीनों थिंकर पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर हैं। इनकी बुक्स और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये है कुछ पोस्ट मॉडर्न थिंकर जो इस एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा आने की संभावना है जिनकी बुक्स के बारे में, क्योंकि इनमें से कुछ की बुक्स तो पूछ रखी है आरपीएससी ने और आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है इनमें से कोई और पूछ ले। तो फ्रेडरिक जेम्सन है, इनकी किताब है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। जिगमंड बोमेन जो थिंकर हैं उनकी किताब है इंटीमेशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। डेविड हार्वे की किताब है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। और डेरिडा का कंसेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन का, और ये जो उनका ऐसे है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसमें उन्होंने सबसे पहले दिया था। तो ये सारे थिंकर्स और इनकी किताब और कंसेप्ट याद रखना है। द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म वाज कॉइन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉजिटिविज्म तो सबसे पहले कॉम्ट ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रपोज द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। कॉम्ट ने जो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी वो कि सोसाइटी 3 स्टेजेस से डेवलप होती है। सबसे पहले था थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक या पॉजिटिविस्टिक। तो जो डेवलप होती है वो जो स्टेजेस चेंज होती है उसका रीज़न था कि जैसे नॉलेज चेंज हो, नॉलेज बढ़ेगा तो वैसे वैसे सोसाइटी आगे इवोल्व करेगी। तो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज भी कॉम्ट का ही है, जो कि सेम ही है जो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, उसी को बोलते हैं। Who said the process of संस्कृताइजेशन is anticipatory socialization? ये योगेंद्र सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्कहाइम रेफर टू सॉलिडेरिटी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन इज। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी उन्होंने बोला था कि डिफरेंस होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है मॉडर्न सोसाइटी में, और जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी वो थी पुरानी सोसाइटीज़ में। तो वो उसका बेस था कि सिमिलैरिटी, सब सेम ही काम करते थे, तो सिमिलैरिटी उसका बेस था सॉलिडेरिटी का। और जो मॉडर्न सोसाइटी में जो सॉलिडेरिटी है वो है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, और जो डिफरेंसेस या स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है। ये हमने पढ़ लिया है।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, तो ये स्पेंसर का है। कार्ल मार्क्स परसीव्ड पिटी बोर्जुआसीज या छोटे जो पूंजीपतियों को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि वो अपने आप में क्लास इन इटसेल्फ है, क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं बोला था। तो जो डिफरेंस है क्लास इन इटसेल्फ में, इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल में उस क्लास के मेंबर होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो किसी एक कैटेगरी के लोग हैं, पर जो दूसरे लोग हैं वो उनको एक कैटेगरी में देखते हैं, तो वो होता है क्लास इन इटसेल्फ। और क्लास फॉर इटसेल्फ में होता है कि जो रियल में जो उस कैटेगरी के लोग हैं वो अवेयर हो जाते हैं अपनी कंडीशंस के बारे में, वो उन्हें पता होता है कि वो एक कैटेगरी या एक क्लास के लोग हैं, तो वो होती है क्लास फॉर इटसेल्फ। एक और फेमस कोट है कार्ल मार्क्स का जो है कि क्लास स्ट्रगल एक्ट्स एज ए मोटर ऑफ चेंज। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2-3 कोट पूछे हैं कार्ल मार्क्स के इन्होंने। नेक्स्ट है कॉम्ट डिवाइडेड स्टडी ऑफ सोसाइटी इनटू, तो सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैज़ यूज्ड क्वांटिटेटिव मेथड इन कंपैरेटिव एनालिसिस, तो ये डरखाइम ने यूज़ किया था, सुसाइड जो स्टडी करी थी उन्होंने उसमें। तो ये भी पूछ सकते हैं कि डरखाइम ने क्वांटिटेटिव मेथड इन कंपैरेटिव एनालिसिस कौन सी स्टडी में यूज़ किया था, तो सुसाइड की जो स्टडी करी थी उन्होंने उसमें। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एनालाइज द स्टेजेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन एज सिंपल, कंपाउंडेड, डबली कंपाउंडेड एंड ट्रिपली कंपाउंडेड, तो ये है स्पेंसर का। उन्होंने सोसाइटी के इवोल्यूशन की जो 4 स्टेजेस बताई थी, तो ये याद रखना है, स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिज बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वेबर कंसिडर्ड रिलीजन टू बी डेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, तो उन्होंने बोला था कि जो रिलीजन है वो एकमात्र रीज़न नहीं है चेंज का या मॉडर्न कैपिटलिज्म डेवलप होने का, ये एक रीज़न है, और भी कई रीज़न है। जैसे एक तो रिलीजन हो गया जो कैल्विनिज्म में उन्होंने बताया था, दूसरा था कि उस हिसाब से मटेरियल कंडीशंस भी होनी चाहिए, जैसे रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, स्किल होनी चाहिए लोगों में, वो सब। पर रिलीजन भी एक रीज़न बताया था उन्होंने कि सबसे पहले कैल्विनिज्म में क्यों हुआ, क्योंकि उनका रिलीजियस जो बिलीव्स और वैल्यूज़ थी वो कैपिटलिज्म की जो वैल्यूज़ हैं उनसे मैच करती थी, तो सबसे पहले कैल्विनिज्म में ये कैपिटलिज्म और ये सब डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। और उनकी मेथडोलॉजी है कि कोजल प्लूरलिज्म, की किसी भी एक इवेंट के होने की एक रीज़न नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं, प्लूरल यानी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उसी तरह से रिलीजन भी एक रीज़न था पर एकमात्र रीज़न नहीं था, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोजेस था। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का आधार क्या है कार्ल मार्क्स के हिसाब से, तो उनके हिसाब से है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मटेरियल कंडीशन, और कार्ल मार्क्स के हिसाब से मटेरियल कंडीशन ही हमारी जो चेतना होती है उसको डिफ़ाइन करती है। जबकि हीगल ने बोला था कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो हमारे मटेरियल कंडीशन को डिफ़ाइन करते हैं, और कार्ल मार्क्स ने इसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसिडर्ड मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, आधुनिकता एक अपूर्ण परियोजना है, ये किसने कहा था, तो ये है जे हेबरमास का कंसेप्ट। और इसी से मॉडर्निटी से रिलेटेड एक दूसरा कंसेप्ट है जो इसके जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो है कि मॉडर्निटी को जगरनॉट किसने बोला था, तो उसका आंसर है एंथनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड टर्म सोशल फिजिक्स फॉर सोशियोलॉजी, तो ये तो इजी है, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट है अगस्ट कॉम्ट्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, ये तो स्टार्टिंग में देखा था, तो ये है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ये हमने देखा ही है, अगस्ट कॉम्ट से रिलेटेड या स्पेंसर से रिलेटेड जो भी हैं रिपीट हो ही रहे हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिलीजन इज। डर्कहाइम के हिसाब से सबसे आदिम धर्म कौन सा है? तो वो है टोटेमिज्म, जो उन्होंने अपनी स्टडी करी थी अरुंटा ट्राइब ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको स्टडी करने के बाद बताया था कि टोटेमिज्म सबसे पुराना रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी एज ए सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी? तो ये है इसका आंसर है डर्कहाइम। डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये इसका आंसर है डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर इज एसोसिएटेड विद। तो ये है सोशल इवोल्यूशन या सोशल डार्विनिज्म, अगर इसकी जगह सोशल डार्विनिज्म भी आ सकता है। ये सिलेबस में भी मेंशन है, हमने देखा था स्टार्टिंग में, सिलेबस उसमें था ये, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक मेडनेस एंड सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर है फूको। और जो हमने पहले पढ़ा था कि अलेक्जेंडर है वो नियो फंक्शनलिस्ट है, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है, तो ये याद रखना है हमने, ये मैंने यहाँ डाला है नोट्स में। तो मेडनेस एंड सिविलाइजेशन फूको की है। जो भी जिन्होंने भी मॉडर्निटी के बारे में लिखा है या फिर पढ़ा, उसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में देखेंगे, थिंकर्स को।